नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का उत्तराखंड एक दिवसीय दौरा प्रस्तावित। 6 मार्च को हरसिल में जनसभा और मुखवा में करेंगे पूजा अर्चना। मुख्य सचिव रतूड़ी ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बैठक। सात मार्च से राजभवन में वसंत उत्सव। राज्यपाल और सीएम करेंगे उद्घाटन। इस साल विशेष पोस्टल कवर के लिए जटा मानसी का चयन हुआ। देहरादून में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान व पुस्तक मेले का आयोजन। सीएम धामी, मंत्री उनियाल ने किया शुभारंभ। कहा, भाषा के उत्थान के लिए सरकार ने कई काम किए। चमोली में माणा एवलॉन्च हादसे में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। एसडीएम को रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने के आदेश। जोशीमठ एसडीएम के दिए निर्देश। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। ज्योतिर्मठ के आसपास इलाकों में झमाझम बारिश। शोली में 1 फीट की बर्फबारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा एक बार फिर से सुनिश्चित हो गया है और उसको लेकर के भाजपा संगठन को अवगत भी करवा दिया गया है। प्रदेश महामंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 6 मार्च को प्रधानमंत्री का एक दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहेगा और इस दौरान वो हरसिल में एक छोटी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। 6 मार्च को उत्तराखंड के एक दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। प्रातः 8 बजे जोली ग्राउंड पर वो लैंड करेंगे और यहाँ से हेलीकॉप्टर से हरसिल के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी वो संबोधित करेंगे और मुखवा में माँ गंगा के जो शीतकालीन प्रवास का स्थान है वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और अन्य उनके कुछ कार्यक्रम वहाँ पर है और करीब 12:30 बजे के करीब वो यहाँ से वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर्षिल दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर्षिल दौरे को लेकर के चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी का 6 मार्च को हर्षिल दौरा प्रस्तावित है। पीएम मुखवा में पूजा अर्चना करने के बाद हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। IRDTA सभागार में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार ने भाषा के उत्थान व संवर्धन के लिए किए गए कई काम। राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। विगत 2-3 वर्षों में जो डिफंग भाषा विभाग था, इसके माध्यम से कैसे जो हमारी क्षेत्रीय भाषा हैं इनको सम्मान दिया जा सके और कैसे वो साहित्यकार जिन्होंने अपनी लेखनी के बल पर आज़ादी से लेकर तमाम क्रांतियाँ लाने का काम किया, इवन उत्तराखंड राज्य के संघर्ष में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे साहित्यकारों को किस तरह उनकी स्मृति को याद रखा जाए, अमरत्व दिया जाए और साथ ही साथ जो वर्तमान में लोग साहित्य की सेवा करके एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाए। इस नियत से 2-3 वर्ष पूर्व हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया था और यही है कि हमारे सुमित्रानंद पंजी से लेकर शैलेश मटियानी जी, पीताम्बर बटवाल जी जैसे तमाम मूलधन के साहित्यकार जो पूरे देश में स्थापित नाम थे, महादेवी वर्मा जी, इन सब के नाम पे 18 अवार्ड हमने आज राज्य में शुरू किए। 7 मार्च से 9 मार्च तक राजभवन देहरादून में वसंत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वसंत उत्सव को लेकर कर्टन रेजर जारी किया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बताया कि हर बार की तरह इस बार भी इस आयोजन के लिए आम जनता को आमंत्रित किया जा रहा है।
लोग निःशुल्क राजभवन में प्रवेश कर सकते हैं। एनडीएमसी दिल्ली के औद्योगिक सौंदर्यीकरण के प्रमुख उद्यान अधिकारी, हमने दिल्ली को भी इससे कनेक्ट किया है। राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान के उद्यान अधिकारी और उनको भी इनवाइट किया है। हम चाहते हैं कि हमारी जो वाइब्रेशंस है, हमारी जो कनेक्टिविटी इस विषय पर है, वो पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाए। हमने तेलंगाना के पब्लिक गार्डन के उद्यान अधिकारी के साथ साथ औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में प्रमुख राज्यों के उद्यान विभाग के अधिकारियों को भी अपने प्रदेश की उपलब्धियों को कार्यक्रम में प्रदर्शित करने हेतु आमंत्रित किया। भाई चमोली के माणा एवलॉन्च हादसे की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। चमोली जिले के माणा में 28 फरवरी को हिमस्खलन हुआ था, जिसके जांच के आदेश दिए गए हैं। जोशीमठ के एसडीएम को जांच अधिकारी किया गया है नामित। बद्रीनाथ के पास हुए माणा में हिमस्खलन में वीआरओ के 8 श्रमिकों की मौत हो गई थी। 3 दिनों तक ये रेस्क्यू अभियान चला था। घटना स्थल पर फंसे 54 में से 46 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन दर्दनाक घटना में 8 श्रमिकों की मौत हो गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, 28 फरवरी को बड़ा ही दर्दनाक हादसा माणा में हुआ था, जहां एवलॉन्च के दौरान 8 श्रमिकों की मौत हो गई थी। वहीं अब इसकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के माणा क्षेत्र से 3 किलोमीटर आगे 28 तारीख को एवलॉन्च आने के बाद तकरीबन जो 54 मजदूर थे, बीआरओ के लिए काम करते थे, वो बर्फीले पहाड़ के टूटने के बाद दब गए थे, जिनको निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेजी के साथ किया गया। हालांकि इसमें 46 जो मजदूर थे उनको सकुशल निकाला गया है, कुछ घायलों का भी इलाज चल रहा है। लेकिन दर्द भरी खबर ये रही है, दुखद खबर ये रही कि जिसमें 8 श्रमिक मृत पाए गए, यानी एक दर्दनाक खबर इसको जरूर कहा जा सकता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण की, क्योंकि इसमें एक आवाज उठ रही थी, मौसम विभाग ने जब अलर्ट जारी किया था तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के या जिला प्रशासन के समन्वय की कमी क्यों बीच में रही, क्यों मजदूरों को उस रूट पर जाने दिया गया, क्यों उस कार्यों के तहत उनको वहां पर लगाया गया, इसको लेकर के जब आवाज उठनी शुरू हुई तो जिला प्रशासन ने बकायदा जिलाधिकारी चमोली ने एसडीएम जोशीमठ को मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं और मुख्यमंत्री को भी सूचित कर दिया है, रिपोर्ट भेज दी है कि इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रेटी जांच होगी और उन तमाम बिंदुओं पर सिलसिलेवार चर्चा की जाएगी, तहकीकात की जाएगी कि आखिरकार जब 3 दिन का रेड अलर्ट घोषित किया गया था, 2200 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया था, उसके बावजूद भी मजदूर उस क्षेत्र में कैसे पहुंचे और मजदूरों को पहुंचने के पीछे क्या 2 विभागों का समन्वय नहीं था, इस बात की जांच की जाएगी और पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उसके बाद तफ्तीश हो पाएगी कि आखिरकार इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर सरकार ने भी आश्वस्त किया है। सैनपन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड कांग्रेस हाल ही में हुए निकाय चुनावों को देखते हुए एक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण चीजों को देखा जाएगा। इसको लेकर के कांग्रेस की दिल्ली में बैठक भी हुई है और इसके बारे में जानकारी देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने कहा कि कुछ निगमों में 20-20 ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके वोट कटे या बदले गए। उनकी वजह जानी जाएगी, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से जानी जाए और किस बीएलओ ने इसके लिए नोटिस दिया था, वो सब जानकारी ली जाएगी और इसमें जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। देखिए, कांग्रेस का मुख्य एजेंडा है ये, क्योंकि हालिया चुनाव में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और महाराष्ट्र ने एकदम से आंख खोलने का काम किया, क्योंकि महाराष्ट्र में जब संसदीय चुनाव हुए तो भारी अंतर से कांग्रेस और उसके समर्थित दल जीते और 4 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो रिजल्ट बिल्कुल इतर था और पाया यह गया कि 4 महीने के अंदर लाखों की संख्या में वहाँ वोट जोड़े गए।
कई वोट ऐसे हैं जो फ्लोटिंग वोट्स हैं, जो हर राज्य में वोट देने भी जा रहे हैं, ऐसा भी जानकारी में आया है। और जो नियम है उसके अंदर जो प्रपत्र 6, 7 और 8 है, उसका घोर उल्लंघन चुनाव कराने वाली संस्थाओं ने किया है, जिसको लेकर बड़े चिंतन और मनन हो रहा है। इसीलिए गुजरात और उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में अभी निकाय चुनाव हालिया में हुए हैं और केदारनाथ में भी एक सबक हमको मिला है, तो उत्तराखंड को और गुजरात को मॉडल राज्य के रूप में लिया गया है। केदारनाथ में भी 4,900 कुछ वोट काटे गए और 8,000 वोट जोड़े गए, और उसकी जानकारी जिस तरीके से दी जानी चाहिए वो नहीं दी गई। और भी बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं जिसको लेकर हम लोग चिंतन मनन करें। और अब ये 3 महीने की ड्राइव है जिसमें हम हर निकाय में 20 ऐसे वोट्स जो काटे या बदले गए उनके फॉर्म भरवा रहे हैं, और उसमें हम सूचना के अधिकार पर जानकारियाँ भी मांगेंगे, कब रजिस्ट्री भेजी गई, किसने रिसीव की, बीएलओ ने जाके क्या कहा, बीएलओ ने क्या रिपोर्ट दी, और नाम कटाने वाला व्यक्ति कौन था। वहीं हल्द्वानी में बिजली स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला स्मार्ट मीटर हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट के आवास पर लगाया गया है। इस दौरान मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर एक भ्रम कांग्रेस के नेताओं द्वारा फैलाया जा रहा है। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने जनता में भ्रम पैदा करने के लिए स्मार्ट मीटर भी तोड़े हैं। मेयर ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में पहले फेज में 6 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। हकीकत तो ये है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस केवल झूठ फैला रही है। उत्तराखंड विकास की गति में आगे ना बढ़े, इसको लेकर सीएम धामी के प्रयासों को दूर करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगवाया है उसका मूल कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा, कांग्रेस के विधायकों द्वारा कभी मीटर तोड़े जा रहे हैं, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी यानी एक भ्रम इस प्रदेश के अंदर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, आंध्र प्रदेश हो, ये यानी जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी है उन प्रदेशों में भी स्मार्ट मीटरों को लगाया जा रहा है। केवल माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर भी अभी जो मैं एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है इन स्मार्ट मीटरों की, उनका कहना है कि 6 लाख अभी यहाँ पर हमने पहले जो फेज है उसमें लगाने जा रहे हैं, वो न लगे, यानी उत्तराखंड प्रदेश आगे को प्रगति न करे, उस ओर न बढ़े, यानी धामी जी के उन सपनों को भी दूर चूर करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। विकासनगर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत लांघा पसौली के ग्रामीणों ने एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार से मुलाकात कर क्षेत्र में हावी होते जा रहे भूमाफियों के विरुद्ध एक शिकायती पत्र देकर के उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि विगत 18 फरवरी को भूमाफियों ने विकासनगर के पसौली के ग्राम समाज की भूमि पर 7 पेड़ सागवान और निजी भूमि पर 16 फलदार वृक्ष आम के काट डाले। जब इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी वन विभाग, उद्यान विभाग और राजस्व विभाग को दी, किंतु जब उनकी इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल ग्राम प्रधान के नेतृत्व में एसडीएम विकासनगर से मिला। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये हमारे यहाँ पे सागौन के पेड़ कटे हैं। रात 18 तारीख को फिर हमें सुबह सूचना मिली कि यहाँ पर ऐसे ऐसे सागौन के पेड़ कटे, तो हमने सुबह फिर गए, हमने वहाँ पे देखा तो उन्हें उद्यान विभाग वालों को भी सूचना दी और जंगलाती वालों को भी दी और पटवारी को भी दी। तो हम लोगों ने इनको सूचना दी तो इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। तो आज हम इसीलिए यहाँ पे उप जिला अधिकारी से यहाँ पे ग्राम पंचायत में 18 तारीख की रात को 5 सागौन के पेड़ और एक निजी बगीचा जिसका है, जिसकी ज़मीन से वो सागौन के पेड़ लगे हुए हैं, उसके 22 पेड़ आम के जड़ से कट गए। रातों रात वो उठ गए वहाँ से। उद्यान विभाग को बुलवाया, वहाँ मौके पे पहुँचा, फॉरेस्ट वालों को बुलवाया, मौके पे पहुँचा। 19 तारीख को पटवारी को फ़ोन किया, उसने मौका मुआयना किया और हमें फ़ोन पे बताया कि ये पेड़ ग्राम पंचायत की ज़मीन पे हैं और ये संपत्ति ग्राम पंचायत की है। तो हमने उससे पूछा आपने क्या किया, कि मैंने इसकी रिपोर्ट बना करके एसडीएम साहब को सौंप दी है और उसकी हार्ड कॉपी मेरे पास में है। ये कार्रवाई हुई है, लेकिन आज तक वहाँ कोई भी आदमी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। टेहरी बांध के निर्माण के समय विस्थापितों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ी थी। साल 1994-95 में गठित हनुमंत राव समिति ने विस्थापितों के हित में अपनी
संस्तुतियां केंद्र और राज्य सरकार को भी दी थी। इसमें कमेटी ने बांध प्रभावित और विस्थापितों को 15 रुपए मासिक बिजली देने की सिफारिश की थी। अब फिर इसकी मांग उठने लगी है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के दौरान डोईवाला अछूरवाला से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जल संस्थान द्वारा नोड्यूज देते वक्त उनसे बिलों के भुगतान की बात कही गई। वहीं इस संबंध में आज बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित सभी विस्थापित लोगों द्वारा प्रस्ताव पास किया गया कि क्षेत्रीय विधायक से समय लेकर माननीय मुख्यमंत्री से कैबिनेट की बैठक में विधेयक पास करवाने के संबंध में वार्ता की जाएगी। यहाँ पे ग्राम खांड नागरजम मंदिर समिति के द्वारा और पूरे मूल विस्थापित अठोरा संघर्ष समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का जो मूल उद्देश्य है कि माननीय हमारे विधायक बृजभूषण गैरोले ने जो एक विधानसभा में हमारा एक मुद्दा उठाया था पेयजल का, कि किसी भी विस्थापित परिवारों को, मूल विस्थापित परिवारों को किसी भी प्रकार का देय शुल्क, यानी कि पेयजल हो या सीवरेज का हो या अन्य किसी तरह के शुल्क हो, वो ना लिया जाए उनसे, जो कि भारत सरकार द्वारा पुनर्वास समिति में जिसके माननीय अध्यक्ष DM टिरी होते हैं उनके द्वारा आदेशित भी है ये, जो कि हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ कि हमें किसी प्रकार का यहाँ पे देय शुल्क नहीं देंगे हम लोग। तो अब क्या हो रहा है कि पेयजल विभाग द्वारा हमारे विस्थापितों को उसका बिल की मूल कॉपी प्रतिलिपि भेजी जा रही है। अठवाला में ये दर्द है कि हम लोग टिहरी डैम से विस्थापित हुए थे। विस्थापित होने के फलस्वरूप ये था कि टिहरी डैम ने कहा था कि आपको पानी का बिल नहीं पड़ेगा। आज पानी का बिल पड़ रहा है, क्योंकि नलकूप जो संस्थाएँ जो हैं वो 10 संस्थान में चली गई। 10 संस्थान जो है वो पानी का बिल ले रहा है और लोगों में बकाया बता रहा है। तो हमने इस बारे में सूचना मांगी विभाग से। पिछली बार मैंने प्रकाश पंत जी से एक समिति बढ़ाई थी, तो प्रकाश पंत जी ने उसमें पानी का बिल माफ़ किया था, उसके बाद पानी का बिल नहीं पड़ा, बिल पेंडिंग पड़ते रहे। हमने संज्ञान नहीं रखा उस बात का। किंतु जब इस समय जब चुनाव हुए हैं, निकाय चुनाव, तो उसमें पानी के बिलों का भुगतान करना पड़ा। तो अब हमें जो जागृति लानी पड़ी अपने पर कि हमें पानी का बिल दोबारा पड़ेगा जो हमें पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसलिए हमने बैठक बुलाई है। देखो, ऐसा था जब टिहरी बांध विस्थापित होकर यहाँ पर आए थे, तब ये था कि भाई पानी आपके लिए फ्री रहेगा। पहले मौखिक रूप में रहा, उसके बाद एक 7 सांसदों की एक कमेटी बनी थी भारत सरकार द्वारा, और वो जिसको हनुमंत राव कमेटी नाम दिया गया था। तो उसने पूरे विस्थापित क्षेत्र, डूब क्षेत्र, सभी जगह का जो उन्होंने सर्वे किया, तो सर्वे में जो समस्याएं विस्थापित थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को सौंप दी थी। और उसके बाद अभी तक जब तक 2018 तक ग्राम पंचायत रही है, तब तक ग्राम पंचायत स्वयं कार्यदायी संस्था थी। और हम लोग जो बिजली का बिल जो ट्यूबवेलों का देना पड़ता था, वो हम जैसे सिंचाई से हम लोग देते थे, सिंचाई का पैसा इकट्ठा होता था, पेयजल का पैसा इकट्ठा नहीं होता था, उसी से हम लोग चलाते थे। वहीं पछुआदून विकास नगर में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। वहीं हरवटपुर कुंजा ग्रांट में प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में 5 अवैध मदरसों को सीज किया गया है और 6 मदरसों को नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार की इस कार्रवाई से अवैध मदरसा संचालकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, लिहाजा इसका विरोध भी शुरू हो गया है। सरकार पर एक पक्षीय कार्रवाई के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अवैध मदरसे कुछ घरों से भी संचालित हो रहे थे, जिनमें हिमाचल प्रदेश स्थानीय बच्चे तालीम पा रहे थे। कार्रवाई के दौरान SDM विकासनगर विनोद कुमार ने बताया कि कुल 63 अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं। इस पर कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। शासन के निर्देशों के क्रम में जो अपंजीकृत बिना नक्शा पास कराए गए जो मदरसे हैं, उन पे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और MDDA की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 अपंजीकृत मदरसों को सील किया गया है और 6 मदरसों को नोटिस दिए गए। एक भी मदरसा अवैध नहीं है, सब पंजीकरण है। रही मान्यता के बाद लोग लगे हुए हैं। मदरसा बोर्ड ने अभी अपनी प्रकृति क्रिया शुरू की है, उसमें मदरसे वालों को हम कह रहे हैं काम कर रहे हैं, लग रहे हैं। अभी 51 उन्होंने अभी मान्यताएं दी हैं। मदरसे वालों को पहले इस बात का पता नहीं था, पता है, अब वो उसमें जागरूक हो गए हैं और मान्यता की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ 51 मान्यता अभी दी है सरकार ने वहाँ। पिछले दिनों हुई बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी से लेकर के बद्रीनाथ धाम माणा तक गुजरने वाली मुख्य सड़क पर कई फीट बर्फ की चादर बिछी हुई थी, जिसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी से लेकर के माणा गांव तक पूरी तरह से बाधित हो गई थी, जिसे खोलने का कार्य लगातार जारी था। बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार VRO को कामयाबी हासिल प्राप्त हो गई है। VRO को
की बड़ी बड़ी मशीनों ने हनुमान चट्टी से लेकर के बद्रीनाथ धाम तक पूरी बर्फ को हटा दिया और राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से सुचारू कर दिया है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। ज्योतिर्मठ नगर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में इस वक्त कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है, तो कई ग्रामीण इलाकों में इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है। बता दें कि श्री बद्रीनाथ धाम से लेकर ओली में एक बार फिर से 1 फीट के आसपास ताजी बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी और बारिश होने से एक बार फिर से जोशीमठ नगर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कड़ाके की ठंड एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। जहां पहाड़ों में मार्च का महीना शुरू होते ही थोड़ी बहुत गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार मार्च के महीने में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।